नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं IBC 24। सुबह के 8 बज गए हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 8 बजे आपका फेवरेट बुलेटिन गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश आता है। इसमें मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों का पूरा अपडेट हम आप तक पहुंचाते हैं। शुरुआत करते हैं गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश के इंदौर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। शहर में नशेड़ियों की गुंडागर्दी का मामला फिर सामने आया है। कैफे में गाना बजाने की बात पर ये विवाद करते हैं और फिर कार में जमकर तोड़फोड़ कर देते हैं। कार मालिक के साथ मारपीट भी की गई है। बदमाशों ने बेल्ट और डंडे से पीटा है कार मालिक को। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। MIG थाना क्षेत्र का यह मामला है और नशेड़ी किस तरह से गुंडागर्दी कर रहे हैं इंदौर में, उसकी तस्वीर आप देखिए। कैफे में गाना बजाने की बात पर विवाद हुआ और यह विवाद इतना बढ़ गया कि नशेड़ियों ने कार मालिक को जमकर पीटा है और उनके कार में भी काफी तोड़फोड़ की। बेल्ट और लाठी डंडे के साथ मारपीट की गई। तस्वीर आप देखिए। हालांकि दोनों ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगली बड़ी खबर भी इंदौर से ही। बिल्डिंग में ब्लास्ट के बाद यहां पर आग लग गई है। हादसे में पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। महिला का शव बरामद किया गया है। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन यह बेहद बड़ा हादसा। ब्लास्ट का कारण फिलहाल अज्ञात है। लसूरिया थाना क्षेत्र की यह घटना है। तो ये दुखद खबर इंदौर से हम आपको बता रहे हैं, जहां एक घर में बिल्डिंग में ब्लास्ट होता है और हादसे में एक दंपति की मौत हो गई है। महिला का शव बरामद कर लिया गया है। हालांकि इस बिल्डिंग में ब्लास्ट क्यों हुआ है अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म हो चुके हैं। 3 दिसंबर को नतीजे आ रहे हैं, लेकिन आज कई सर्वे एजेंसियों ने इन 5 राज्यों के नतीजों को लेकर एग्जिट पोल जारी कर दिया है। जी हां, आज हम आपको पूरा सियासी समीकरण समझाएंगे कि मध्य प्रदेश के नतीजों को लेकर के एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं। संभागवार सियासी समीकरण आपके सामने हम रखेंगे। इस रिपोर्ट में सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश के महा एग्जिट पोल का पूरा अपडेट बताते हैं। लोगों को जिन एग्जिट पोल का इंतजार था वो मतदान का आखिरी चरण पूरा होते ही सामने आ गया। तो MP के बारे में क्या कहते हैं एग्जिट पोल, एक एक कर सभी सर्वे एजेंसियों का एग्जिट पोल आपके सामने रखते हैं। इंडिया टुडे ग्रुप के एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक MP में बीजेपी को 140 से 162 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 68 से 90 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य को 0 से 3 सीटों के साथ संतोष करना पड़ सकता है। जन की बात ग्रुप के एग्जिट पोल के मुताबिक MP में बीजेपी को 100 से 123 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 102 से 125 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य को 5 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया टीवी CNX ग्रुप के एग्जिट पोल के मुताबिक MP में बीजेपी को 103 से 116 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 111 से 121 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य को 6 सीटों के साथ संतोष करना पड़ सकता है। ABP सी वोटर ग्रुप के एग्जिट पोल के मुताबिक MP में बीजेपी को 99 से 111 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 118 से 130 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। यानी अगर पोल्स ऑफ पोल किया जाए, इसका मतलब सभी एग्जिट पोल का अगर औसत निकाला जाए तो MP में बीजेपी को 115 से 133 सीटें मिलती दिख रही हैं, तो वहीं कांग्रेस को 96 से 111 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य को 0 से 6 सीटें मिल सकती हैं। पहले ही कहा था, मध्य प्रदेश में कोई कांटे की टक्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। मैं तो हमेशा आत्मविश्वास से भरा रहा और मैंने सदैव कहा कि जो एग्जिट पोल कह रहा है वो लगभग जन भावनाएं हैं और हम भारी बहुमत से जीतेंगे। देश की जनता ने ये पूरी तरह मन बनाया है कि भाजपा की सरकार बने और मध्य प्रदेश नए विकास के आयाम को छुए। मैं आपको पूरी दृढ़ता के साथ, पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि 3 तारीख को हम और आप फिर मिलेंगे। भाजपा की सरकार बनने की मैं मिठाई आपको खिलाऊंगा। एग्जिट पोल वाले चतुरता करते हैं, उसको 112 से 130 मिलेंगी। अब उसमें से कुछ भी आ गया, देखो हमने कहा था, तो इसीलिए अब आप 112 पे आ गए तो हार जाना है और 120 पे पहुंच गए तो जीत जाना है। तो चित्त भी मेरी, पट्ट भी मेरी। यानी MP में बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है।
लेकिन देखना होगा कि 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तो ये एग्जैक्ट नतीजों के कितने करीब रहेंगे। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। देखिए, मध्य प्रदेश का महा एग्जिट पोल तो सामने आ चुका है, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ये जानना चाहती होगी कि आखिर मध्य प्रदेश के हर एक संभाग का एग्जिट पोल क्या कह रहा है। तो इसका पूरा समीकरण IBC 24 आपको समझाएगा आज के इस खास बुलेटिन में। 4 सहयोगी 4 संभाग से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जबलपुर से महाकौशल विंध्य का पूरा अपडेट हम तक पहुंचाएंगे अभिषेक शर्मा। नासिर गौरी ग्वालियर से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, जो हमें ग्वालियर चंबल संभाग का पूरा सियासी समीकरण समझाएंगे। अंशुल मुकाती मालवा निमाड़ का महा एग्जिट पोल क्या कह रहा है वो हमें बताएंगे, और इसके साथ ही विवेक पटैया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये हमें बताएंगे कि आखिर मध्य क्षेत्र का और बुंदेलखंड का एग्जिट पोल क्या बयां कर रहा है। सबसे पहले रुख कर लेते हैं विवेक पटैया का ही। विवेक, जैसा कि आपने कल ही कहा था कि मध्य क्षेत्र हो या फिर बुंदेलखंड की बात कही जाए, ये मध्य प्रदेश का हृदय है। तो मध्य प्रदेश का महा एग्जिट पोल तो सामने आ चुका है, बीजेपी को लीड भी इसमें दिख रही है, हालांकि कांटे की टक्कर भी है। तो मध्य क्षेत्र और बुंदेलखंड की बात की जाए तो यहां का एग्जिट पोल क्या कह रहा है, जनता ने इस बार किस पर भरोसा जताया है। हालांकि 3 दिसंबर तक इंतजार तो अभी हमें करना ही होगा। देखिए, निश्चित तौर पर यदि हम बात करें मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल की, तो वो तमाम एग्जिट पोल अलग अलग राय रखते हैं। जनता की राय के अनुसार उनके अलग अलग जो है संभावनाएं हैं। लेकिन हम यदि बात करें मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्र की, जो मध्य प्रदेश का दिल है, और इस दिल में कौन बसता है ये जनता तय कर देगी। 3 तारीख को EVM के जरिए बाहर आ जाएगा, क्योंकि जनता उस पर अपनी मुहर लगा चुकी है। लेकिन एक अनुमान यदि हम बताएं तो मध्य क्षेत्र में 8 जिले आते हैं, और इन 8 जिलों की 36 विधानसभा सीटें जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी या कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए काफ़ी मायने रखती है, क्योंकि मध्य क्षेत्र जो है ये एक तरह से राजनीति का गढ़ कहा जा सकता है और काफ़ी हाई प्रोफाइल ये क्षेत्र है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो सीहोर जिले की बुधनी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं, उनका यह क्षेत्र है, और इसलिए कह सकते हैं कि मध्य क्षेत्र काफ़ी हाई प्रोफाइल है। दूसरी तरफ यदि हम बात करें तो राजगढ़, विदिशा, बैतूल, नर्मदापुरम, भोपाल, रायसेन, ये वो सीहोर, ये वो जिले हैं जो इस मध्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, और इन जिले की 36 विधानसभा सीटें जो है इस मध्य क्षेत्र में आती है। पिछले विधानसभा चुनाव की यदि हम बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 24 सीटें मिली थी, और यदि हम बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस को यहाँ पर 14 सीटें मिली थी। मतलब कि मध्य क्षेत्र जो है वो हमेशा से ही बीजेपी के लिए मुफीद रहा है, यहाँ पर बीजेपी को हमेशा बढ़त मिलती रही है। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में क्या समीकरण होंगे, इस पर सबकी नज़र है। यदि हम जिले वाइज देखें तो बैतूल जिला जो 2018 में कांग्रेस के पक्ष में ज़्यादा परिणाम देते हुए दिखाई दिया था, जबकि कहा जाता है कि बैतूल जिले में बीजेपी की अच्छी खासी पकड़ है, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में महज 1 सीट बीजेपी जीत पाई थी बैतूल से, और बाकी सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, यानी वहां पर बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी। लेकिन इस बार थोड़ा समीकरण जो है वहां पर उल्टा नजर आ रहा है, और बीजेपी वहां पर बढ़त बना सकती है, कुछ ज्यादा सीटें पिछली 2018 के परिणाम की तुलना में ज्यादा सीटें ले सकती है। होशंगाबाद की यदि हम बात करें तो यहां पर कांग्रेस को काफी नुकसान हुआ था, जो अब नर्मदापुरम के नाम से जाना जाता है, लेकिन नर्मदापुरम जिले में 18 में कांग्रेस को काफी नुकसान हुआ, लेकिन जो है पूरी की पूरी सीटें जो है बीजेपी ने जीती थी, और कांग्रेस को वहां पर एक भी सीट नहीं मिली थी। लेकिन इस बार संभावना जताई जा रही है कि इस बार कांग्रेस वहां पर अपना खाता खोल लेगी, और वहां पर एक या 2 सीट पर कांग्रेस आ सकती है। हरदा जिले में भी ठीक अमूमन यही स्थिति है, बीजेपी को वहां पर 18 में ज्यादा सीटें मिली थी, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि कांग्रेस वहां पर एक सीट ले सकती है। इसके बाद हम आते हैं विदिशा जिले में, जो बीजेपी का एक बड़ा गढ़ कहा जाता है, और अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें या फिर सुषमा स्वराज की या शिवराज सिंह चौहान की, ये तीनों वो बड़े नेता हैं जो विदिशा से लोकसभा चुनाव लड़े हैं, और ऐसे में विदिशा पर सबकी नज़र है। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव के परिणाम को देखें तो विदिशा विधानसभा सीट में कहीं ना कहीं जो है बीजेपी को भारी नुकसान हुआ था, और विदिशा सीट जो है वो कांग्रेस ने जीत ली थी, और वहां पर अब जो बाकी सीटें हैं उस पर भी समीकरण जो है पिछले चुनाव की तुलना में इस बार बदले हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि वहां पर अब जो है बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे। रायसेन जिला जो है वो बीजेपी का एक तरह से गढ़ कहा जाता है, और वर्तमान में रायसेन जिले भी यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं परिणाम बीजेपी के पक्ष में आते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक इसी तरह के हालात सीहोर जिले में है। और वाकई विवेक, अगर अर्बन वोटर्स की बात करें बुंदेलखंड की या फिर भोपाल की, और अर्बन वोटर्स ज्यादातर प्रभावित
प्रभावित करते हैं और अर्बन वोटर्स माना जाता है कि बीजेपी का वोट बैंक है। अभी आप बने रहिए हमारे साथ। ग्वालियर चंबल की अब बात कर लेते हैं। हमारे साथ नासिर भी जुड़े हुए हैं। नासिर, आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि एग्जिट पोल की अगर बाकायदा ग्वालियर चंबल की बात की जाए तो यहां पर इस बार शायद फिर से कांग्रेस का दबदबा नजर आ रहा है, क्योंकि एबीपीसी वोटर्स कह रहे हैं कि 26 से 30 सीट इस बार यहां पर कांग्रेस को मिल सकती है और करीब 4 से 8 सीट बीजेपी को मिलेगी। तो क्या वाकई यही एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल होंगे? क्योंकि पिछली बार सिंधिया कांग्रेस में थे तब कांग्रेस को लीड मिली थी, लेकिन इस बार बीजेपी में वो चले गए, लेकिन फिर भी बीजेपी को लीड यहां मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। तो ग्वालियर चंबल में क्या समझा जाए कि वाकई कांग्रेस की लहर चल रही है या नतीजे कुछ और उलट आ सकते हैं? नासिर, देखिए, हमने एग्जिट पोल से भी पहले बताया था कि बीजेपी की ग्वालियर चंबल संभाग में स्थिति है नहीं अच्छी नहीं है, और यही वजह थी बीजेपी भी इस बात को समझती थी। उसके शीर्ष नेतृत्व ने यहाँ पर डेरा डाला हुआ था। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह ने यहाँ पर कई सभाएं की। खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 85 सभाएं की। तो समझा जा सकता है कि ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी के लिए कितना डैमेज था, और यही वजह थी कि बीजेपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद कहीं ना कहीं जो अलग अलग ग्रुप्स में जो बीजेपी बढ़ गई थी, जो मूल बीजेपी के लोग थे वो कहीं ना कहीं नाराज चल रहे थे, और ऐसा माना जा रहा था कि इसकी भरपाई यानी कि नुकसान बीजेपी को झेलना पड़ेगा। अगर बात करें तो 2013 में 34 विधानसभा सीटों में 20 सीटें बीजेपी के पास थी, लेकिन 2018 में केवल 7 सीटों पर सिमट गई। लेकिन उपचुनाव के बाद स्थिति संभली, दोनों की स्थिति जो थी 50-50 की बन गई थी। लेकिन अब जो स्थिति मौजूदा स्थिति है उसमें अभी भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को यहाँ पर ग्वालियर चंबल संभाग में फायदा दिख रहा है। जिस तरह से एग्जिट पोल दिखा रहे हैं और मौजूदा स्थिति है वो भी यही दिखा रही है कि हाँ, यहाँ पर कांग्रेस को फायदा है, क्योंकि आज भी स्थिति यह है कि यहाँ पर जो बागी है यानी कि कई सीट ऐसी हैं, बड़ी सीटें ऐसी हैं जहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति पैदा हुई है। जैसे दिमनी विधानसभा की बात करें तो यहाँ से नरेंद्र मोदी कैबिनेट के पीएम नरेंद्र मोदी कैबिनेट के जो टॉप 5 मिनिस्टर्स में से हैं नरेंद्र सिंह तोमर, वो यहाँ पर मैदान में, लेकिन उनकी जो विधानसभा सीट है वो त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी हुई है, यानी कि बीएसपी और यहाँ पर जोर मार रही है। तो इससे समझा जा सकता है कि स्थिति किस तरह से बदल रही है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की बात करें तो उनकी भी सीट त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी हुई है, वहां पर भी बीएसपी है जोर मार रही है उधर, है ना। और तीसरी सीट की बात करें तो अटेर विधानसभा, जहां से डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया है वो मैदान में है, उनकी भी सीट फंसी हुई है और वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है। तो त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति पैदा करने वाले वो लोग हैं जो बीजेपी के बागी थे, जिनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने हाथी की सवारी कर ली या फिर समाजवादी पार्टी के टिकट पर चले गए। तो बीजेपी के लिए मुश्किल उन लोगों ने खड़ी करी है जो बीजेपी के नेता थे, जो टिकट नहीं मिला तो वो बागी हो गए दूसरे मैदान में। और उसके साथ ही बीजेपी के लिए मुश्किल ये भी है कि बागी के साथ साथ भीतर घाती बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि बागी तो सामने आ जाते तो उनसे पार्टी निपट लेती है, लेकिन जो कहते जरूर है कि हम पार्टी के मंच पर कि हम पार्टी के साथ हैं, लेकिन पार्टी के साथ ना होकर वो पार्टी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति इसलिए भी पैदा हुई कि ग्वालियर चंबल संभाग में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक जो सरकार गिराने के बाद बीजेपी में आए तो उनको पदों से नवाज दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी का जो मूल कार्यकर्ता था उसको लगा कि हम इनके आने से हमारा वजन है बिल्कुल नासिर, और आप यही बात बार-बार कह रहे थे कि बंटवारे में भी देखने को ये मिला। हालांकि सिंधिया समर्थक जो 4 गई है तो वो तो संभल जाएंगे, लेकिन जो भीतर घात कर रहे हैं उन्हें कैसे संभालती है बीजेपी, ये देखने वाली बात होगी। और अगर वाकई भीतर घातियों ने अगर घात पहुंचाया है तो फिर ये बीजेपी के लिए वाकई बहुत बड़ा डैमेज होगा और यहां पर हो सकता है कि एक बार फिर से ग्वालियर का जो किला है वो बीजेपी के हाथ से निकल जाए। हालांकि नतीजों का सभी को इंतजार है, 3 दिसंबर तक हमें वेट करना होगा। एग्जिट कितना एग्जैक्ट पोल में तब्दील होंगे ये देखने वाली बात होगी। अब रुक कर लेते हैं मालवा निमाड़ का। अंशुल मुकातिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए अंशुल, पिछली बार 2018 में मालवा निमाड़ ने बीजेपी पर भी उतना ही भरोसा जताया था, कांग्रेस पर भी उतना ही भरोसा जताया था, और इस बार फिर से एग्जिट पोल कुछ यही बयां कर रहे हैं। मूड क्लियर नहीं हो पाया है जनता का, या यही समझा जाए कि जो खास फोकस रहा दोनों ही सियासी दलों का, हमने ताबड़तोड़ रैलियां देखी क्योंकि सबसे ज्यादा सीट मालवा निमाड़ संभाग में ही आती है, तो क्या यही वजह रहा कि मालवा निमाड़ की जनता इस बार भी कंफ्यूज रही? दोनों को ही बराबर सीट से नवाजा जाएगा क्या इस बार?
बिल्कुल आकांक्षा, आपको बता दूं कि सत्ता की चाबी मालवा निमाड़ को ऐसे ही नहीं कहा जाता है। जो ट्रेंड 2008 से देखते हुए हमारे, वो ट्रेंड यही है कि जो सबसे ज़्यादा सीटें जीतता है वही प्रदेश में सत्ता पर काबिज होता है। और जिस तरह की बातें चल रही हैं कि कांटे की टक्कर है, और मालवा निमाड़ में जो एग्जिट पोल आया उससे कहीं ना कहीं ऐसा ही लग रहा है कि कांटे की टक्कर ही मालवा निमाड़ में भी देखने को मिल सकती है। हालांकि जो मालवा रीजन है वहाँ पर जो सीटें उसमें बीजेपी की बढ़त मिल रही है, लेकिन निमाड़ में जो है कांग्रेस बढ़त बना रही है। इससे जो 66 सीटें इन समीकरणों पर दोनों ही पार्टियां जो है मजबूत तरीके से दिख रही है। हालांकि सबसे बड़ी चुनौती दोनों पार्टियों के लिए जयस है, क्योंकि सबसे प्रदेश की जो 47 आरक्षित सीटें हैं आदिवासियों की, उसमें सबसे ज़्यादा सीटें भी मालवा निमाड़ में, लगभग 22 सीटें जो है आदिवासियों के लिए आरक्षित है। और आदिवासी फैक्टर यहाँ पर कितना चलता है, किस पार्टी के पक्ष में चलता है, ये अभी तक कोई भी कहने की स्थिति में नहीं है। 22 सीटें हैं जिसमें से 10 सीटों पर जयस ने भी चुनाव लड़ा था, और बड़ी मजबूती के साथ जयस जो है यहाँ पर मैदान में दिखाई दिया था। और जयस जो है सिर्फ कांग्रेस को नहीं, बीजेपी को भी कहीं ना कहीं नुकसान कर रहा है। इन 10 सीटों पर यह साफ देखने को मिल रहा है। झाबुआ, अलीराजपुर, कुक्षी और अन्य आदिवासी बहुल इलाकों की बात की जाए तो यहाँ पर किसी समय कांग्रेस का फैक्टर मजबूत था, लेकिन बीजेपी ने पिछले चुनाव में अपना प्रदर्शन सुधारा था। लेकिन इस बार जयस के कारण दोनों ही पार्टियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, और इन लगभग 10 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले जो हैं वो बन गए। इसके अलावा भीतरघात की यदि बात की जाए तो महू से मंत्री उषा ठाकुर जो है वो मैदान में है, लेकिन उनके सामने कांग्रेस के साथ ही अंतर सिंह दरबार जो है वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी एक मजबूती से मैदान में। बुरहानपुर में अर्चना चिटनिस चुनाव लड़ रही है, लेकिन अनंत कुमार सिंह चौहान के बेटे जो हैं वो वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबले जो हैं वो इन पूरी सीटों पर दिखाई दे रहे हैं, और यही कारण भी है कि मालवा निमाड़ में एक तरफा जीत जो है वो एग्जिट पोल में किसी को भी दिखाई नहीं दे रही है। दिग्गज जरूर यहाँ पर मैदान में थे, कैलाश विजयवर्गीय खुद यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। मालवा निमाड़ का एक चर्चित चेहरा उन्हें माना जाता है। पिछली बार चुनाव में उन्हें मालवा निमाड़ रीजन की पूरी जिम्मेदारी दी गई थी, यहाँ का प्रभारी उन्हें बनाया गया था, लेकिन अब वो खुद मैदान में, और उनकी सीट पर वह खुद ही फंसे रह गए। हालांकि वो प्रचार करने के लिए दूसरी सीटों पर भी गए थे, लेकिन उनका भी मुकाबला जो है कांग्रेस के दमदार प्रत्याशी संजय शुक्ला से हो रहा है। इस कारण कहीं ना कहीं मालवा निमाड़ में उनकी उपस्थिति वैसी नहीं रही जैसी कि पिछले चुनाव में देखने को मिली थी। और यदि ट्रेंड की भी बात करें, 2018 में कमलनाथ ने सरकार बनाई थी, कमलनाथ जो है मुख्यमंत्री बने थे, और लगभग 35 सीटें जो है वो कांग्रेस जीत करके मालवा निमाड़ से आई थी। लेकिन जब सरकार गिरी और सबसे ज्यादा विधायक जो है 7 विधायक जो है कांग्रेस के छोड़ करके बीजेपी में शामिल मालवा निमाड़ से ही हुए, जिसके कारण यहाँ पर एक बार फिर बहुमत में बीजेपी आ गई। तो किसी एक का भी बहुमत जो है यहाँ पर देखने को नहीं मिला था। हालांकि यही ट्रेंड रहा है कि मालवा निमाड़ में जो 66 सीटों में से सबसे अधिक सीटें जीतेगा प्रदेश में सरकार उसी की बनेगी, क्योंकि सबसे अधिक सीटें इस रीजन में आती है, आदिवासी सीटें सबसे ज़्यादा आती हैं। और यही कारण भी है कि चाहे भाजपा की बात की जाए या कांग्रेस की बात की जाए, सभी दिग्गज जो हैं वो यहाँ पर देखे गए। अंतिम समय में यहाँ पर प्रियंका गांधी का रोड शो इंदौर में हुआ। नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री, उन्होंने खुद इंदौर में रोड शो किया, अलग अलग इलाकों में जाके उन्होंने सभाएं की। कुक्षी में प्रियंका गांधी ने सभा की, जो कि आदिवासी इलाका आता है। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपनी सीटें वापस पाने की कोशिश की, तो वहीं बीजेपी जो जिससे कि मालवा निमाड़ जो अपना गढ़ मानती आई है, वहां पर बीजेपी ने भी अपनी मौजूदगी का एहसास करा। और यही कारण भी रहा कि दोनों पार्टियों ने जमकर मेहनत जो है वो मालवा निमाड़ में की, लेकिन एग्जिट पोल ने सबकी नींदें जरूर उड़ा रखी है। जिस तरह से 66 सीटों पर मुकाबला देखने को मिल रहा है, दोनों सीटें जो कांग्रेस और बीजेपी हैं दोनों बराबर सीटें लेते आ रही है। इससे दोनों के लिए कंफ्यूजन है कि प्रदेश में किस तरह का माहौल बन सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अहम मालवा निमाड़ में लीड मानी जाती है। जो पार्टी सबसे ज़्यादा सीटें जीतेगी वही सरकार बनाएगी, लेकिन इस एग्जिट पोल से दोनों ही पार्टियों की नींदें जरूर यहाँ पर उड़ी हुई दिखाई दे रही है। हालांकि कुछ सीटें ऐसी भी हैं जिस पर एक तरफा मुकाबला पहले देखा जा रहा था, लेकिन अंतिम जो समय चला चुनाव का, अंतिम प्रत्याशियों ने जो मालवा निमाड़ में बीजेपी ने कई छत्रपों को भी उतारा। रमेश मेंदोला की बात हो या फिर कैलाश विजयवर्गीय को मैदान पर उतार करके सभी को चौंका दिया था। उषा ठाकुर ने, कई कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं जो मालवा निमाड़ से दम ठोक रहे हैं चुनावी मैदान पर। तो क्या इसका फायदा बीजेपी को मिलता है, या फिर कांग्रेस इस बार कुछ एक्स फैक्टर दिखा करके मालवा निमाड़ को अपने कब्जे में लेगी और सत्ता में काबिज होती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी ही इस बार मध्य प्रदेश के वोटर्स के लिए लाडली पार्टी बनेगी, या फिर इस बार कमलनाथ बीजेपी का कमल नहीं खिलने देंगे? इस बार क्या कांग्रेस का कमल खिलेगा? सबकी नजरें टिकी हुई है। एग्जिट पोल तो सामने आ चुके हैं, लेकिन 3 दिसंबर को सबसे तेज, सबसे सटीक, सबसे फास्ट नतीजा आप देखिएगा सिर्फ और सिर्फ IBC 24 पर। और अब रुख कर लेते हैं, हमारे साथ अभिषेक शर्मा जुड़े हुए हैं, ये महाकौशल का सियासी समीकरण हमें समझाएंगे और इसके साथ ही विंध्य का भी अपडेट
देंगे। आपसे समझना चाहेंगे अभिषेक कि देखिए महाकौशल पर पूरा फोकस रहा बीजेपी का भी, कांग्रेस का भी, और विंध्य पिछली बार हमने देखा कि विंध्य में बीजेपी की पकड़ काफी मजबूत रही, लेकिन इस बार फिर से यहां पर महाकौशल में मध्य प्रदेश में बीजेपी का दबदबा दिख रहा है। क्या समझा जाए कि जिस प्रकार से महाकौशल को फतह करने की कोशिश की, यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आते हैं और कुंवर विजय शाह के यहां पर हमने देखा भी कि मूर्ति लगा दी गई, आदिवासियों को साधने की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर तक जबलपुर के दौरे पर रहे, विंध्य को भी इसी तरह साधने की कोशिश की गई। चित्रकूट पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रियंका गांधी की वहां पर सभा रही। एक ही दिन विंध्य के दौरे पर कांग्रेस बीजेपी के दिग्गज रहे। तो जो कवायद चली है साधने की, तो क्या समझा जाए कि यही एक्स फैक्टर साबित होगा कि अंतिम दिनों तक ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार रहा, इसलिए बीजेपी का महाकौशल में इतना दबदबा रहा? हाँ, देखिए आकांक्षा, जिस तरीके से 2018 में बीजेपी का गढ़ कहलाता था महाकौशल, उसमें जिस तरीके से उसे मुंह की खानी पड़ी थी, उसके बाद बीजेपी ने अपनी रणनीति बदली थी। और इस बार जो है जब चुनाव प्रचार शुरू हुए थे तो सबसे पहले चुनाव अभियान की शुरुआत जो उनके चाणक्य माने जाते हैं हमेशा, उन्होंने जबलपुर की धरा से शुरुआत की थी मध्य प्रदेश में चुनाव अभियान की। और उसके साथ ही अगर हम कांग्रेस की बात कर लें तो कांग्रेस की ओर से भी नर्मदा पूजन करके चुनाव अभियान की शुरुआत प्रियंका गांधी ने यहाँ जबलपुर से की थी। लेकिन प्रियंका गांधी और जो कांग्रेस की अगर हम बात करें तो जो 2018 में उन्होंने जिस रणनीति के साथ मध्य प्रदेश में महाकौशल में चुनाव प्रचार की कमान संभाली थी, जो उनकी रणनीति के तहत उन्होंने प्रचार किया था, उसी रणनीति पर उन्होंने आगे बढ़ने का काम किया था। लेकिन 2023 के जो चुनाव विधानसभा चुनाव थे उसमें महाकौशल के लिए बीजेपी ने एक अलग रणनीति बनाई थी। उसके तहत उन्होंने पीसीसी चीफ जो कमलनाथ है उन्हें उनके ही घर छिंदवाड़ा जो उनका गृह जिला है वहां पर घेरने की कांग्रेस को कोशिश की थी, ताकि कांग्रेस के जो तमाम दिग्गज है वह छिंदवाड़ा पर ही उलझ कर रह जाए। और उसके अलावा जो अन्य जिले हैं, डिंडोरी है, बालाघाट है, मंडला है, सिवनी है, नरसिंहपुर है, जबलपुर है, कटनी है, इन तमाम जिलों में ज़्यादा ध्यान न दे पाए। और यही रणनीति के तहत बीजेपी ने महाकौशल में अपना चुनाव प्रचार किया था। उसी उनके जो दिग्गज थे, छत्रप थे, उन्होंने कमलनाथ को घेरने की छिंदवाड़ा में कोशिश की थी। और बाकी जिलों में जब कांग्रेस का ध्यान उन्होंने भटकाने की कोशिश की और उसी का फायदा उठाने की कोशिश इस चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने की। सबसे ज़्यादा महाकौशल में 38 सीटें आती है, इसमें से ज़्यादातर सीटें जो है आदिवासी बेल्ट है। आदिवासी बेल्ट पर उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया है। ओबीसी बड़ी संख्या में यहाँ पर है, तो ओबीसी को भी ध्यान में केंद्रित रखकर उन्होंने बीजेपी ने जो है यहाँ पर प्रचार किया, क्योंकि बीजेपी ने इस बार महाकौशल में अपने 3 छत्रपों को उतारा है। सोशल इंजीनियरिंग के जरिए तमाम जो समीकरण है उनको साधने की कोशिश की है। आदिवासी नेता जो है फग्गन सिंह कुलस्ते, उन्हें विधानसभा का टिकट दिया है, केंद्र में मंत्री रहे हैं फग्गन सिंह कुलस्ते। इसी तरीके से अगर हम प्रहलाद पटेल की बात करें तो नरसिंहपुर से उन्हें मैदान में उतारा है, वो केंद्रीय मंत्री हैं। लोकसभा के जो मुख्य सचेतक है उन्हें जबलपुर से उतारा है, ये सामान्य वर्ग से आते हैं। प्रहलाद पटेल ओबीसी वर्ग से आते हैं और एससी वर्ग से जो है फग्गन सिंह कुलस्ते आते हैं। देखिए विंध्य में तो इस बार कांटे की टक्कर दिख रही है। और अगर महाकौशल की बात की जाए तो हो सकता है शायद कि जो आपने भी जिक्र किया कि छत्रपों को उतारा गया, राकेश सिंह हो, फिर फग्गन सिंह कुलस्ते हो या फिर प्रहलाद पटेल, तो हो सकता है कि इन बड़े फेसेस को देख करके इस बार महाकौशल की जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया। लेकिन ये सिर्फ हो सकता है, 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे तो एग्जिट पोल कितने एग्जैक्ट साबित होंगे, तस्वीर सामने आ ही जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमें संभागवार सियासी समीकरण एग्जिट पोल समझाने के लिए।